सर एक बात बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि हम एलएलपी एक्ट को विद इन 10 मिनट्स में रिवाइज कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई तरीका है कि एलएलपी एक्ट्स की जो मोटे मोटी बातें हैं वो मोटे मोटे रूप में हम अगले 10 मिनट के अंदर रैप अप कर दें? तो बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं। जो आपका इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है ना, इसी ने आपको एक समरी सेक्शन दिया है जिसको हम अभी यूज़ करेंगे एज अ हेल्प, और उसके थ्रू कहानी की तरीके से हम फटाफट से अगले 10 मिनट में कोशिश करेंगे इस एक्ट की पूरी समरी आपकी आंखों के सामने लाने की। ठीक है, चलिए जी, तो शुरू करते हैं। ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल कहाँ कहाँ होता है? तो कहा गया आपको कि ये एप्लीकेबल किसके ऊपर है? होल ऑफ इंडिया के ऊपर। और जो ये एप्लीकेबिलिटी की इसकी डेट आई, वो डेट क्या आई? वो डेट आई आपकी 31 मार्च 2009। जैसे आपको ये डेट ध्यान आएगा, आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि बताएं कि इसके ऊपर जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, इन्होंने एसेंट किस डेट पे दी थी? तो आपको वो डेट ध्यान होना चाहिए। वो डेट क्या थी आपकी? 7 जनवरी 2009। ठीक है जी, जनवरी में इन्होंने एसेंट दे दिया था, लेकिन जो इसको एप्लीकेबल किया गया वो एक कट ऑफ डेट से किया गया, जो कि रखा गया 31 मार्च 2009। ठीक है सर। नॉन एप्लीकेबिलिटी में क्या कहा जा रहा है कि भैया जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है ना, वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, किसी भी तरीके से किसी भी रूप में अप्लाई नहीं होता। नाउ कौन कौन लोग जो है वो एलएलपी के पार्टनर बन सकते हैं? तो कोई भी इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट जो होगा वो एलएलपी का पार्टनर बन सकता है। बॉडी कॉर्पोरेट जो होगा वो थ्रू नॉमिनी बनेगा। बट यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अगर इंडिविजुअल की बात करें तो कुछ लोगों को इससे बाहर कर दिया गया था, जैसे कि अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, या फिर वो जो कि एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट है और उसकी एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग चल रही है, वो हमारा पार्टनर नहीं बन सकता। मिनिमम पार्टनर कितने होने चाहिए सर? तो मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए, जिसमें से ही कहा गया था कि किसी सूरत में अगर ऐसा होता है कि पार्टनर 2 से कम हो जाते हैं, घट जाते हैं, तो वैसी सिचुएशन 6 महीने तक चल सकती है। और 6 महीने के बाद भी अगर ऐसी सिचुएशन रहती है तो उस केस में जो भी व्यक्ति उसको चला रहा होगा वो पर्सनली लायबल होगा सारे ऑब्लिगेशंस के लिए जो कि एलएलपी के ऊपर अराइज होंगे ड्यूरिंग दैट पीरियड। और साथ ही में आपने देखा था कि इस सिचुएशन में ट्राइब्यूनल के पास भी राइट है किस चीज का? इसको क्लोज करने का, वाउंड अप करने का ट्राइब्यूनल यहां पे ऑप्शन रखता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर की बात करें तो कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर आपके होने चाहिए, जिसमें से कि एक जो है वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। और इंडिया के रेजिडेंट के लिए हमने क्या देखना है? हमें देखना है कि वो बंदा इंडिया में रहा हो ड्यूरिंग लास्ट फाइनेंशियल ईयर कितने दिन के लिए? 120 दिन के लिए। मतलब कम से कम 120 दिन वो रहा हो या उससे ज़्यादा रहा हो, तो उस केस में वो रेजिडेंट मान लिया जाएगा। बात करें कन्वर्जन टू एलएलपी की, तो उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए हमने क्या देखा था कि भैया अगर रजिस्ट्रार जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि कन्वर्जन के सारे जो प्रोविजंस हैं और जो उसका शेड्यूल है वो अच्छे से फॉलो हो रहा है, तो उस केस में वो इशू कर देगा एक नया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिसके बेस पे उस नाम से और उस डेट से जो कि उस सर्टिफिकेट में लिखा होगा आपका जो कन्वर्जन है वो मान लिया जाएगा। आपके ऊपर एक कंप्लायंस रखी गई थी कि भैया आप अगर फर्म हो तो आप अपने रजिस्ट्रार को, और अगर आप कंपनी हो तो भी आप अपने रजिस्ट्रार को सूचित करोगे क्या? 15 दिन के अंदर अंदर कि भैया आपका कन्वर्जन हो गया है, और उसके बारे में सूचना आपको देनी पड़ेगी कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर अंदर। ठीक है सर। और जब आपका कन्वर्जन हो जाएगा तो जो भी एलएलपी के प्रोविजंस है ना, अब आपके ऊपर वो एप्लीकेबल होंगे। पुरानी फर्म या पुरानी कंपनी के प्रोविजंस को आपको भूलना पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन देखा था कि कन्वर्जन का जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे? प्रभाव ये पड़ेगा कि आपके नए नाम से एक एलएलपी चल पड़ेगी, मतलब कि जो एलएलपी जिसमें आपको कन्वर्ट किया गया वो एलएलपी आपका चलने लगेगा। और जितने भी आपके टेंजिबल एसेट्स थे या फिर कोई ऑब्लिगेशंस थी या जो भी कुछ था, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, वो सारा का सारा अब किसका हो जाएगा? वो आपका एलएलपी का हो जाएगा। फर्म का था तो भी एलएलपी का हो जाएगा, और कंपनी का था तो भी वो अब किसका माना जाएगा? एलएलपी का माना जाएगा। और जो भी आपकी पुरानी संस्थान थी, चाहे वो फर्म हो चाहे कंपनी हो, वो मान लिया जाएगा कि वो खत्म हो गई, वो डिसॉल्व हो गई है। कंपनी थी तो भी खत्म, फर्म था तो भी खत्म। ठीक है सर, हमने ऐसा भी पढ़ा था। एलएलपी के नाम की बात करें तो भैया आपको कहा गया कि एलएलपी जब आप बनाओगे तो उसके नाम के अंत में, नाम के सफिक्स में आपको शॉर्ट में एलएलपी या फिर फुल फॉर्म में आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लिख के चलना पड़ेगा। और कोई भी एलएलपी का नाम जो है वो कैसा नहीं हो सकता? वो अनडिजायरेबल नहीं हो सकता। अगर सीजी को ऐसा लगता है कि अनडिजायरेबल है तो वो आपको नाम अलाउट नहीं करेगा। या फिर दूसरा कहा गया कि वो आइडेंटिकल या फिर टू नियरली रिसेंबल नहीं होना चाहिए, मतलब कि कोई अगर पहले से फर्म चल रही है तो उसके नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। कोई अगर पहले से कंपनी चल रही है तो उसके नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। और अगर किसी का नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के अंदर है तो उस नाम से भी आप कंपनी अपनी एलएलपी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो अनडिजायरेबल और आइडेंटिकल और टू नियरली रिसेंबल्स वाले को यहाँ पे कहा गया कि भाई इस नाम से आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। इन केस आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया,
आपको किसी ऐसे नाम से मिल गया जो कि अनडिजायरेबल था या फिर वो आइडेंटिकल का था, तो उस केस में आपको कहा गया है कि आपको चेंज करने का डायरेक्शन भी दिया जा सकता है। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब कि अगर आपका ये नाम जो है वो रजिस्टर हो चुका है एलएलपी और ऐसे नाम से जो कि आइडेंटिकल है या फिर टू नियरली रिसेंबल करता है किसी और फर्म से, किसी एलएलपी से, किसी कंपनी से या फिर किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी उस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क या फर्म या कंपनी के द्वारा। और जैसी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन आएगी उसकी आंखें खुल जाएगी और वो आपको डायरेक्शन देगा कि भाई साहब 3 महीने के अंदर अंदर अपनी कंपनी के नाम को बदल लो। अगर नहीं बदलोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से बदल देगा और रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर देगा कि भाई साहब इसको नया सर्टिफिकेट इशू कर दो, ये तो बदल नहीं जाता, तो हमने खुद ही बदल दिया है। ठीक है सर। एक्सटेंड एंड लिमिटेशन की अगर बात करें एलएलपी या फिर पार्टनर की तो क्या होती है? तो अगर हमने पार्टनर को देखा तो हम क्या कह रहे हैं कि पार्टनर जो है वो एक प्रकार का क्या है? एलएलपी का एजेंट है, लेकिन वो एजेंट किसी और पार्टनर का नहीं है। मतलब कि पार्टनर की हरकतें एलएलपी को बाइंड करेगी, किसी और पार्टनर को बाइंड नहीं करती है। म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट यहां पे एप्लीकेबल होता है। एलएलपी की लायबिलिटी की बात करें तो अगर बंदे ने कोई ऐसा काम किया है जो कि उसकी अथॉरिटी में नहीं था, मतलब किसी पार्टनर ने कोई ऐसा काम किया जो कि बियॉन्ड द अथॉरिटी जाके काम किया है, तो एलएलपी उसके अंदर बाउंड नहीं होती है। लेकिन अगर उसने विद इन अथॉरिटी काम किया है तो एलएलपी वहां पे बाउंड हो जाती है। एलएलपी की जो लायबिलिटी है वो सिर्फ एलएलपी की मानी जाती है, पार्टनर की नहीं मानी जाती। मतलब एलएलपी का ऑब्लिगेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एलएलपी का ऑब्लिगेशन ही कहलाता है और उसकी जो ऑब्लिगेशन, उसकी जो लायबिलिटी है उसको मीट आउट किससे किया जाता है? एलएलपी की ही प्रॉपर्टी से। मतलब कि पार्टनर्स अपनी घर की प्रॉपर्टी को लेकर नहीं आएगा, एलएलपी की प्रॉपर्टी से ही उसको निपटारा किया जाएगा। लायबिलिटी की बात करें पार्टनर की तो भैया पार्टनर जो है वो एलएलपी के ऑब्लिगेशन के लिए लायबल नहीं होता है, लेकिन अगर उसने कोई फ्रॉड किया है या फिर कोई ओमिशन या फिर कुछ भी ऐसा किया है जिसके लिए वो पर्सनली लायबल है तो वहां पे वो पर्सनल लायबल रहेगा। या जैसे कहते थे कि वो विदाउट अथॉरिटी अगर उसने कोई एक्ट परफॉर्म किया है तो उस केस में उसकी पर्सनल लायबिलिटी आ जाती है। अगर फ्रॉड की बात करें तो फ्रॉड के केस में जो आपकी लायबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी आपकी। मतलब कि एलएलपी की भी और पार्टनर्स की भी, दोनों की लायबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। साथ ही बताया गया क्योंकि आपने फ्रॉड किया है तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई गई तगड़ी वाली, आपको जेल हो सकती है अप टू 5 ईयर्स और कम से कम 50,000 और मैक्सिमम 5 लाख का आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। साथ ही में जिसका भी नुकसान हुआ है, जो डिफॉल्टेड पर्सन है, उसको आपको कंपनसेशन भी पे करना पड़ेगा। मतलब उसके नुकसान की भरपाई भी आपको करनी पड़ती है। ठीक है जी। तो ये मोटे तौर पे हमने रिवाइज किया है अपने एलएलपी एक्ट 2008 को एक समरी के फॉर्म में। हमने ऑब्वियसली सारी चीजें कवर नहीं करी, इसमें कंपाउंडिंग कवर नहीं हुआ है आपका, और भी कुछ कुछ चीजें हैं जो कि कवर नहीं हुई है, जो को हम एक डिटेल्ड रिवीजन भी करेंगे, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा कि विद इन 1 आवर हम पूरे एक्ट को डिटेल्ड में समझें, डिटेल्ड रिवीजन की फॉर्म में। ये एक शॉर्ट समरी था जिसको हमने कोशिश किया विद इन 10 मिनट्स रखने का और आपके सामने इसका पूरा ओवरव्यू लेके आने का।